नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टीचिंग स्किल्स शिक्षण कौशल के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल। पहले वीडियो में हमने शिक्षण कौशल पर बात की। शिक्षण कौशल किसे कहते हैं, शिक्षण कौशल का क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है और क्या इसके प्रकार है। जो हमारा सेकंड वीडियो था शिक्षण कौशल पर, उसमें हमने बात की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पर। जो अनुदेशनात्मक हमारे उद्देश्य हैं उसको किस प्रकार लिखा जाए, ये इसी क्रम का तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना कौशल पर। बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। आप ये मानकर चलें कि बिना इस कौशल के कोई भी शिक्षक अपना नया जो अध्याय है, नया टॉपिक है या नया चैप्टर है, उसको शुरू नहीं कर सकता। सर्वप्रथम शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के पश्चात इट मीन्स मानकर चले कि अपने ऑब्जेक्टिव, जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लानिंग में अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, चाहे वो सामान्य उद्देश्य हों या विशिष्ट उद्देश्य हों, उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के बाद जो सबसे पहला कार्य होता है वह कक्षा में प्रवेश करने के पश्चात बच्चों से पूर्व ज्ञान को उनका चेक करना होता है। प्रस्तावना कौशल से अभिप्राय ये मानकर चलें कि प्रस्तावना कौशल क्या करता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करने लायक बनाता है, या उस बच्चों का चेक करता है जो अध्यापक होता है कि बच्चे जो अमुक टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में उसको कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान बालक उस टॉपिक के बारे में रखता है। और फिर जब पूर्व ज्ञान बालक का चेक कर लेता है, उसी आधार पर उसको वो नए ज्ञान को ग्रहण करने लायक बनाता है और बालक को उस लेवल पर ले आता है कि बालक नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग बिना देर किए अपना आज का जो ये वीडियो है इसको शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है जो हमारे साथी, जो हमारे सब विद्यार्थी बीएड, एमएड, डीएलएड या बीटीसी या आप ये मानकर चले कि अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं शिक्षण से संबंधित, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। दोस्तों, प्रस्तावना कौशल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में। जो शिक्षण कौशल होता है, कौशल से रिलेटेड करीब 10 नंबर के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देर की आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना कौशल का अर्थ। प्रस्तावना कौशल जो है वो क्या होता है और क्या इसका अर्थ है। दोस्तों, यहाँ देखिए जो अर्थ दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो प्रस्तावना कौशल से अभिप्राय अध्यापक द्वारा शाब्दिक तथा अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल व्यवहारों तथा सहायक सामग्री और प्रविधियों के प्रयोग संबंधी इस प्रकार की दक्षता अर्जित करने से है जिसके द्वारा विद्यार्थी के साथ मानसिक भावात्मक तारतम्यता स्थापित करते हुए उन्हें प्रस्तुत पाठ को पढ़ाने की आवश्यकता अच्छी तरह अनुभव करा दी जाए। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट इसके अंदर लिखा है कि जो प्रस्तावना कौशल है इसके माध्यम से शिक्षक क्या करता है, दो चीजों का ध्यान रखना है। इसके माध्यम से शिक्षक पूर्व ज्ञान को बालक के चेक करता है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में बालक पहले से कितना जानता है और उसको उस सीमा तक ले जाता है जिस सीमा पर बालक नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाए। उसके लिए शिक्षक क्या करता है, उसके लिए देखिए शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों और सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। कुछ क्वेश्चंस हम जो डायरेक्ट ओरली पूछते हैं बच्चों से, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग मॉडल का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, है ना, और ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखा जाता है और क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चे से पूछा जाता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय। दैट्स ए क्लियर सेंटेंस, इजी सेंटेंस है। इसमें अगर मान लीजिए बच्चा नाउन पढ़ा रहा है तो पूछ सकता है व्हाट इज नाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो इसी मतलब क्रम में जो है क्या करता है, देखिए वर्बल और नॉन वर्बल व्यवहार, जो उसके शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार है उनका वो प्रयोग करता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करता है और प्रविधियों का प्रयोग संबंधी इस प्रकार की दक्षता अर्जित करता है। मतलब जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, मटेरियल्स हैं, मॉडल्स हैं, चार्ट हैं, उनका यूज करके जो है इस लेवल पर बच्चे को ले आता है जहां बच्चा जो है
मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से क्या होता है, तत्पर हो जाता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। उसके अंदर क्या होता है, मतलब नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है। प्रस्तावना कौशल का मुख्य कार्य यही है कि बालक के अंदर एक मतलब ऐसी इच्छा शक्ति जागृत कर देना जिससे बालक नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर जब तक बच्चा मानसिक रूप से या भावात्मक रूप से किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होगा या नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होगा, आपका शिक्षण कार्य सफल नहीं हो सकता। आपने जो उद्देश्य बनाए हैं उन उद्देश्यों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपके द्वारा बनाए गए उद्देश्यों की आप प्रतिपूर्ति तभी कर सकते हैं, तभी उन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं जब बालक को आप उस लेवल पर ले जाएं, तत्परता के उस लेवल पर ले जाएं जहां बालक नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। उनके मस्तिष्क को इस प्रकार, मतलब आप मस्तिष्क में इस प्रकार उसको जागृत कर देना है, उसको इस प्रकार उसमें हलचल ला देना है कि बच्चे अंदर से उत्सुक हो जाए कि नई चीज क्या है जो हमें हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना है। तो ये होता है प्रस्तावना कौशल, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करना। इसके लिए आप क्या करेंगे, शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहारों का यूज करेंगे, सहायक सामग्री का यूज करेंगे, अनेक प्रविधियां जो है टीचिंग टेक्निक्स हैं, है ना, स्ट्रेटजीज हैं, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बालक का जो भावात्मक या मानसिक स्तर है उसको इस लेवल पर ले जाएंगे जहां बालक नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषाएं देखते हैं। दोस्तों देखिए, परिभाषाओं में बर्नार्ड के अनुसार एक परिभाषा दी गई है। आप कहते हैं इस पद का उद्देश्य छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर, ये पूर्व ज्ञान है दोस्तों, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना है। प्रस्तावना कौशल का कार्य क्या है? प्रस्तावना कौशल का कार्य है पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बालक को मानसिक रूप से तैयार करना, मानसिक और भावात्मक रूप से तैयार करना। यही बात बर्नार्ड ने कही है। इस वीडियो के लास्ट में जो है, लास्ट में नहीं कहेंगे, मतलब बीच में हम आपको दिखाएंगे कि प्रस्तावना प्रश्न जो है वो किस प्रकार बनेंगे, किस प्रकार आप उसको फ्रेमिंग करेंगे, आप आगे देखेंगे। तो यहाँ बर्नार्ड के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि इस पद का जो उद्देश्य क्या है, छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना। स्टार्ट एवं अपटन के अनुसार एक डेफिनेशन यहाँ पर और है, इस डेफिनेशन को देखते हैं। यह पद इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि हम नए अनुभवों की व्याख्या पुराने अनुभवों के आधार पर करते हैं, अतः पाठ को उन बातों से प्रारंभ किया जाना चाहिए जिनको छात्र पहले से जानते हैं। बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ाएं, आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि पहले बालक के उस ज्ञान को चेक करें कि बालक उस चीज के बारे में पहले से कुछ जानता है या नहीं जानता है। अगर बालक पहले से कुछ नहीं जानेगा तो आपके द्वारा जो दिया गया नया ज्ञान है वो निरर्थक होगा, उस ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं होगा। यहीं पर कहा गया है, जिस स्टर्ट ने कहते हैं कि यह पद इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि हम नए अनुभवों की व्याख्या पुराने अनुभवों के आधार पर करते हैं। कोई भी अगर हमें नई चीज की व्याख्या करनी है तो सर्वप्रथम हम पुरानों के आधार पर करते हैं। पहले पुरानी चीजें जानने का प्रयास करते हैं कि बालक पुरानी चीजों के बारे में कितना जानता है, जानता भी है या नहीं जानता है। और जब बालक पुरानी, हमें ये मालूम हो जाता है प्रस्तावना प्रश्नों के द्वारा कि बालक पुरानी चीज के बारे में या पुराने सिद्धांतों के बारे में जानता है, तब हम उसको नए सिद्धांतों को देते हैं अपने अनुसार। और ऐसा दिया गया ज्ञान, इस प्रकार से दिया गया ज्ञान बालक के लिए स्थायी ज्ञान होता है और बालक के अंदर इस प्रकार से दिया गया ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक देखते हैं। दोस्तों ये घटक आपको एस.के. मंगल जी की बुक शिक्षा तकनीकी में मिलेंगे। बहुत अच्छी किताब है, अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर एस.के. मंगल जी को पढ़ें। पाठ प्रस्तावना कौशल की यहाँ बात चल रही है। पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत निम्न 4 प्रकार के व्यवहारों या घटकों का समावेश होता है। जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो 4 प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है पूर्व अनुभवों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस।
इसकी विस्तृत चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। पहले हम चार देख लेते हैं, ये चारों कौन कौन से मतलब घटक हैं, और एक एक घटक के बारे में हम अगले स्लाइड में चलकर बात करते हैं। पहला है पूर्व अनुभवों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। दूसरा है हमारा समुचित प्रविधियों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस और टेक्निक्स, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस और टेक्निक्स। थर्ड वन तारतम्य बनाए रखना, मेंटेन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब लगातार मतलब तारतम्य बनाए रखना, जब आप पढ़ाएं तो चीज़ों में कोई भी गैप ना आए, कंटिन्यूटी आप रखिए, मतलब पुरानी चीज़ों को नया चीज़ से जोड़ते हुए उसको आप आगे पढ़ाते रहें। नेक्स्ट फोर्थ है शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहारों की सार्थकता, रिलेवेंस ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। ये चार घटक बताए गए हैं, चार कंपोनेंट बताए गए हैं एस.के. मंगल जी की बुक में। इसको विस्तृत रूप से देख लेते हैं एक एक करके। एक बार पुनः इसको हम देख लेते हैं। पहला है पूर्व अनुभवों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। दूसरा है समुचित प्रविधियों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक्स। तीसरा है तारतम्य बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहारों की सार्थकता, रिलेवेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला था जो हमारे चार घटक थे, उन चारों घटकों पर हम लोग अब विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। वो चारों घटक कौन कौन से थे। पहला था हमारा पूर्व अनुभवों का उपयोग, जो हमारा पहला घटक था, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। इसमें सबसे पहले कहा गया कि पिछली कक्षाओं अथवा वर्तमान कक्षा में पिछले दिनों में विद्यार्थियों ने विषय विशेष अथवा अन्य विषयों में क्या ज्ञान और अनुभव अर्जित किए हैं। देखिए, ये चेक किया जाता है कि बालक जब पिछली कक्षाओं में था या पिछले वर्षों में, उसने मतलब जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय में क्या क्या ज्ञान अर्जित किया है। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित उसने कुछ चीज जानी है या नहीं जानी है। बालक उसके बारे में कुछ जानता है या नहीं जानता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रस्तावना प्रश्नों की बात करते हैं, प्रस्तावना प्रश्नों में मूल रूप से क्या होता है, हम बालक का पूर्व ज्ञान चेक करते हैं। जो भी हमारे प्रस्तावना प्रश्न होंगे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर बनेंगे। आपसे हम बताए थे कल वाले वीडियो में, आप देखे थे इससे पहले वीडियो में, वो सारे एक्शन वर्ड्स उसमें दिए गए हैं कि एक्शन वर्ड्स के आधार पर हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। ठीक, जब आपके एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं तो उसी आधार पर आप क्या करते हैं, बालक का पूर्व ज्ञान चेक करते हैं, क्योंकि हमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षण का मुख्य कार्य है हमारे द्वारा बनाए गए उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो हम एक चैप्टर के स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो इसमें क्या है, पिछली कक्षाओं अथवा वर्तमान कक्षा में पिछले दिनों में विद्यार्थियों ने विषय विशेष अथवा अन्य विषयों में क्या ज्ञान और अनुभव अर्जित किए हैं, ये चेक किया जाता है इसके आधार पर कि जो कक्षा है, वर्तमान कक्षा है या इससे पहले जो कक्षाएं हुई हैं, उसमें बालक ने क्या क्या ज्ञान अर्जित किया है। दूसरा है विद्यार्थियों को अपने भौतिक एवं सामाजिक परिवेश संबंधी बातों की कितनी जानकारी है। बालक जो है अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, फिजिकल एटमॉस्फेयर के बारे में, सोशल एटमॉस्फेयर के बारे में कितना जानता है, वो कुछ जानकारी रखता है या नहीं रखता है। अगर मानकर चलें कि बालक कोई जानकारी नहीं रखता है तो आपके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो निरर्थक रहेगा, उसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आप ये चीज चेक करेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए कुछ विधियों और तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। आप मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, आप चार्ट का यूज कर सकते हैं, आप कुछ टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं पूर्व ज्ञान चेक करने के। जिसे आप अगर एक मतलब पौधे के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, पौधे के जड़, तना, पत्ती सबके बारे में, फूल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक पेड़ बाहर से आप जो पौधा है ले सकते हैं, ऐसा पौधा जिस पर फूल भी हो, और जड़ से उसको ला सकते हैं खिड़कर, और आप बच्चे से पूरी जानकारी उसके बारे में ले सकते हैं। तो आपको ये मालूम हो जाएगा बच्चा इस पौधे के बारे में कितना जानता है, कितनी जानकारी बच्चे को इसके बारे में है, और उस जानकारी के आधार पर आप बालक को आगे की नवीन जानकारी दे सकते हैं। अगला है नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने की क्या तकनीक है। आप ये इसके मतलब इस रूप में आप ये बच्चे को बता सकते हैं, या आप स्वयं भी जान सकते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं
जिसके माध्यम से हम नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में सामंजस्य स्थापित करें, ठीक, और क्या मतलब किस प्रकार संबंध स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान और अनुभवों को प्रस्तावना के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए उचित परिस्थितियां कैसे पैदा की जाएं। देखिए, पूर्व ज्ञान और अनुभवों को प्रस्तावना के लिए प्रयोग में लाने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार पैदा की जाए, वो किस प्रकार, वो जो आप नया ज्ञान देना चाहते हैं बालक को, तो जो नया ज्ञान देना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या आपको क्लास का जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज करना होगा ना। बिना क्लास का एटमॉस्फेयर चेंज किए आप बालक को नया ज्ञान नहीं दे सकते हैं। कि बालक को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी तैयार करना होता है कि बालक नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सब पूर्व अनुभवों का इसमें उपयोग किया जाता है। समस्त परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की जाती है कक्षा में कि बालक को मान के ये चले कि बालक का पढ़ने का मन नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो बालक को आप कहानी से या कुछ ऐसी टेक्निक यूज करके, कहानी के माध्यम से, पोएम के माध्यम से बालक को उस लेवल पर लेकर आए जहां बालक उस टॉपिक के जानने के लिए और अधिक तैयार हो जाए, और आप अंततः अपना जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं वहां तक आप बालक को ले जाए, उसको पढ़ाएं। आगे देखते हैं, सेकंड था उचित प्रविधियों एवं तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस एंड टेक्निक। देखिए, अपनी क्लास के अंदर अपने पाठ को सफलतापूर्वक पढ़ाने या प्रस्तावित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का यूज होता है। वो कौन कौन सी तकनीकें हैं, वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, यहाँ नीचे दी हैं। पहला प्रश्न पूछना, आप बच्चों से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, है ना। आप कोई सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कोई चार्ट मॉडल का यूज कर सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से उनका पूर्व ज्ञान चेक करने के लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, आप प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्न पूछने के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बालक का पूर्व ज्ञान चेक कर सकते हैं। दूसरा है कहानी सुनाना। आप कोई भी नया पाठ शुरू करने से पहले बालक को कोई कहानी सुनाएं, और कहानी का अल्टीमेट गोल क्या हो कि आप जो नया ज्ञान बालक को देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं आप वहां तक पहुंच जाएं। तीसरा है कविता का कोई अंश सुनाना। आप पोएम पढ़ाना चाहते हैं या कुछ और इसी माध्यम से आप मतलब कोई लिटरेरी टर्म है आप वहां पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बालक को कोई कविता का हम कोई एक हिस्सा लेकर उससे आप आगे पढ़ा सकते हैं। मान लो आपको दोहा पढ़ाना है, कोई छंद या चौपाई है, तो किसी छंद या चौपाई का कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका उदाहरण देकर आप बालक को वहां तक ला सकते हैं। आगे है वर्णन और व्याख्या, एलैबोरेट करना, मतलब व्याख्या कर सकते हैं। कुछ एक कहानी बच्चों को सुना सकते हैं, मतलब किसी चीज की व्याख्या करते हुए आप बालक को मानसिक रूप से तैयार या तत्पर कर सकते हैं कि बालक नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना। आप कोई टीचिंग मॉडल्स है, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग किस लिए कर सकते हैं, करना देखिए बालक का पूर्व ज्ञान चेक है। आप ध्यान रखिए, प्रस्तावना कौशल है, इस कौशल में हम इन चीजों का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं, बालक के पूर्व ज्ञान चेक करने के लिए, कि बालक कितना उस चीज के बारे में जो हम नया पढ़ाने जा रहे हैं, नया ज्ञान देने जा रहे हैं, उसके बारे में बालक पहले से कितना जानता है। आगे प्रयोग और प्रदर्शन आदि की सहायता से, मान के चलें आप मतलब बालक को विज्ञान विषय की बात करें, विज्ञान विषय में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। आप नया कोई प्रयोग करने से पहले बालक को एक छोटा प्रयोग करके दिखा सकते हैं। साइंस की क्लासेस में अक्सर ऐसा होता है। या आप ज्योग्राफी की बात करें, जो वॉल्केनो वगैरह हम पढ़ाते हैं, तो उसमें एक छोटा वॉल्केनो आप बना सकते हैं, उसका प्रयोग करके बालक को दिखा सकते हैं, और बालक के अंदर एक मतलब नई मतलब इच्छा शक्ति जागृत कर सकते हैं, बालक को तत्पर कर सकते हैं नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए, बालक को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां बालक वॉल्केनो के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाए। अभिनय करना, आप अभिनय के माध्यम से, मतलब आप एक्टिंग के माध्यम से भी जो है बालक को क्या कर सकते हैं, तत्पर कर सकते हैं उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पर जोड़ने के लिए। किसी स्थान को देखना या भ्रमण करने का आयोजन,
जो एजुकेशनल टूर्स होते हैं, हम एजुकेशनल टूर्स क्यों करते हैं? ताकि हम उस चीज़ का जो है साक्षात रूप में दर्शन कर सकें, और जो चीज़ केवल हमने पिक्चर्स में देखी है उसको क्या कर सकें, उसको सामने से देख सकें, और उसके पश्चात हम क्लास में आकर नए रूप से जो है उसको पढ़ सकते हैं। अब बालक से जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्या वो जो बालक को जो वहां देखकर ज्ञान अर्जित किया है बालक ने, उसको वो साक्षात रूप में आपको बता पाएगा, और उसके माध्यम से आप आगे की चीजें बालक को आसानी से बता सकते हैं, और बालक जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा। उदाहरणों का प्रयोग करके आप बालक को एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्या है, आप नई नई चीजें बालक को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और बालक को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ आप लेकर जा सकते हैं। आगे चलते हैं। तारतम्य बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये तीसरा हमारा जो घटक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें है प्रस्तावना के संबंध में जो कुछ किया जाए उसमें निरंतरता और तारतम्यता रखना बहुत आवश्यक है। पूछे जाने वाले प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। जो उत्तर विद्यार्थियों से प्राप्त हो उनको ध्यान में रखते हुए अगला प्रश्न पूछा जाना चाहिए। देखिए बहुत जरूरी बात है यहाँ पर कि जो एक कंटिन्यूटी हो वो बनी रहे। जब भी प्रस्तावना कौशल में प्रश्न पूछे जाएं, एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जो पहला प्रश्न पूछा गया है अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड हो, उसी से मिलता जुलता हो, उसी क्रम में। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आपने कहीं से पूछा और दूसरा आपने कहीं दूसरी जगह से पूछ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश ये किया जाए कि जो पहला प्रश्न आपने पूछा है उसका एक एक्सपेक्टेड आंसर होता है कि आप जब हम पहले से लेसन प्लान बना लेते हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि हम ये अमूमन ये आंसर उसका मिलेगा, और ये आंसर मिलने के पश्चात, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछे हैं जिनका स्पष्ट आंसर हो, और जब स्पष्ट आंसर आपको मिलेगा तो आप दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो तीसरे से रिलेटेड होगा, मतलब पहला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन पहले से रिलेटेड होगा, तीसरा क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन हमेशा एक से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रस्तावना कौशल में जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं वो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके साथ साथ और जो भी क्रियाएं करें, आप शाब्दिक रूप से या अशाब्दिक रूप से आप मॉडल दिखा रहे हैं, चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं सब में तालमेल होना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं सेंटेंस, उसमें आपका संज्ञा है या सर्वनाम है, कुछ आप उसमें से कहते हैं कि बच्चे से बालक आप इसको छांट या आपको विशेषण पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक सेंटेंस लिख के बालक से संज्ञा और सर्वनाम उसमें से कह सकते हैं कि आप इस सेंटेंस के अंदर संज्ञा और सर्वनाम को बताइए। बालक बताएगा, उसके बाद आप आगे बच्चे से पूछते जाएंगे, और एक बार आप विशेषण मान लीजिए कोई चीज करते हैं, एडजेक्टिव पूछते हैं, आप उसको पूछेंगे, अगर बच्चा नहीं बता पाता है तब आप जो है उसको आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, आप स्टेटमेंट ऑफ एम के रूप में उससे आगे इसी क्रम में चलते रहेंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक पाठ प्रस्तावना के सभी अंग और क्रियाएं एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि तारतम्यता आपको बनाकर रखनी है। पहला क्वेश्चन जब भी आप पूछेंगे, उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ हो, तीसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से, चौथा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से, मतलब हर एक क्वेश्चन इंटरलिंक हो। और उसके साथ साथ और जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं क्लास के अंदर, शाब्दिक रूप से अशाब्दिक रूप से आप मॉडल दिखा रहे हैं, और आप मॉडल का, चार्ट का, ब्लैक बोर्ड का, जिस चीज का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग जो आप चीजें प्रयोग में ला रहे हैं वो भी क्या हो, वो मतलब आपके क्वेश्चनों से उनका मतलब एक ये कह सकते हैं उसका तारतम्यता हो, उसमें तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा तो आप जो है अपने प्रस्तावना प्रश्न अच्छे प्रकार से नहीं पूछ पाएंगे, और जहां आप पहुंचना चाहते हैं आप अपने उस टॉपिक तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, रिलीवेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब किस रूप से, मतलब जो आपका व्यवहार है सार्थक, मतलब जो अशाब्दिक और शाब्दिक व्यवहार है वो सार्थक है या नहीं है। पाठ की प्रस्तावना करते समय अध्यापक को अपनी शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार क्रियाओं को सार्थकता पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
आप क्लास में एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप क्लास में खड़े होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, बालक आपकी प्रत्येक एक्टिविटी पर ध्यान रखता है। आपने क्या बोला, किस प्रकार का आपने व्यवहार किया, ये सब चीज बालक देखता है और बालक वैसे ही उसको करता है। तो जो जब भी आप बोलें या कोई एक्टिविटी करें, जो भी आपका जेस्चर पोस्चर हो, उसको आप ये ध्यान में रखकर देखें या करें कि बालक आपको देख रहा है। एक समय में अध्यापक द्वारा जो कुछ कहा जाए, पूछा जाए, प्रदर्शित किया जाए अथवा दृष्टांत या अभिनय के रूप में विद्यार्थियों के सामने रखा जाए, उसके द्वारा प्रस्तावना संबंधी निम्न कार्यों में सहायता मिलनी चाहिए। यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंटों मतलब जो भी काम शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो मॉडल दिखाए, कहानी सुनाए, एग्जाम्पल दे, ठीक, कोई प्रश्न पूछे या अभिनय करे, उसका जो है मूल उद्देश्य क्या हो, प्रस्तावना निकालने में सहायता करे। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे पूर्व ज्ञान की परीक्षा। पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, पहला कार्य है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप मॉडल दिखा रहे हैं, आप अभिनय कर रहे हैं, उसका पहला कार्य है पूर्व ज्ञान की परीक्षा करना, कि बालक पूर्व कितना जानता है उस टॉपिक के बारे में, आप ये जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा है पूर्व ज्ञान या अनुभवों का उपयोग। आप किस प्रकार उस पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, पूर्व अनुभवों का उपयोग आप किस प्रकार कर रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ ज्ञानात्मक भावनात्मक स्तर पर तारतम्यता स्थापित करना, भावात्मक रूप से और ज्ञानात्मक रूप से आप जो है कोरिलेट किस प्रकार कर रहे हैं। जो भी आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, शाब्दिक अशाब्दिक, उसके रूप में आप क्या ज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से बालक से जुड़ेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने की आवश्यकता अनुभव कराना, एहसास ये करा देना बालक को कि जो नया टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं उसकी आपके लिए कितनी आवश्यकता है। आप उसके बारे में नहीं जानते, आपको ये जानना चाहिए। बालक कोई भी चीज, नई चीज पढ़ने के लिए कब तैयार होगा, जब वो ये जान जाएगा कि उसके लिए ये पाठ आवश्यक क्यों है, क्यों उसको ये पाठ पढ़ना चाहिए। अगर बच्चा इसके बारे में जान जाएगा तो क्या होगा, बालक उस पाठ को बहुत अच्छे से रुचिपूर्वक पढ़ेगा। आगे उद्देश्य घोषणा करना, लास्ट में जो हम स्टेटमेंट ऑफ एम कह सकते हैं, उद्देश्य कथन का प्रयोग करना कि आज हम जो है इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये आगे चलते हैं। देखिए आगे ये आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है जो आपको मिलेगा क्लास के अंदर, आप उसको यूज करेंगे और रेटिंग देंगे। इसके माध्यम से क्या होता है, रेटिंग दी जाती है क्लास के अंदर। माइक्रो टीचिंग जब आपकी होगी और आप प्रस्तावना कौशल का यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, शिक्षक के आपके जो आपके निरीक्षक होंगे उनके सिग्नेचर भी होंगे, वो अपने आलोचना भी इसमें ये आपको सुझाव होंगे वो भी देंगे, और जो आपके क्वेश्चंस हों वो कितने रिलीवेंट हैं वो आप उसको जो यहाँ पर रेटिंग दी जाती है। पूर्व ज्ञान का उपयोग आपने किस लेवल पर किया है उसको आप रेटिंग देंगे, मतलब 0 सबसे कम होता है और 6 सर्वाधिक या सर्वोत्तम कह सकते हैं आप, ये पूर्व ज्ञान का उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मान के चले हम 6 लगाते हैं तो सर्वोत्तम रूप से उन क्वेश्चंस में क्या हुआ है, पूर्व ज्ञान का उपयोग हुआ है। उचित उपकरणों का यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, आपने प्रस्तावना कौशल में डिवाइसेस यूज की हैं, टेक्निक्स यूज की हैं, वो उसका यूज हुआ है या नहीं हुआ है। पता चला कि यूज करना ही नहीं था और आपने उसका यूज किया तो कोई मतलब नहीं रहा, और आपने एप्रोप्रिएट जगह एप्रोप्रिएट मतलब मॉडल का यूज किया, चार्ट का यूज किया, तो कितना है, इस रूप में आप उसको 0 से लेकर 6 तक रेटिंग दे सकते हैं। निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चंस में थी या नहीं थी। प्रासंगिकता, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रिलीवेंस है या नहीं है, मतलब उस टॉपिक से रिलेट करते हैं या कोरिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कोरिलेट नहीं करते हैं तो उन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, आप 0 रेटिंग देंगे। अगर रिलीवेंस है तो आप उसको 1 से लेकर 6 तक के बीच में कहीं भी रेटिंग देंगे। अभिप्रेरणा का विकास, अराउजिंग मोटिवेशन, पुनर्वलन का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, आप मोटिवेट कर पाए हैं बालक को, उस लेवल तक लेकर जा रहे हैं हमने क्वेश्चंस के माध्यम से जहां बालक नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर बालक नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है तो ये मानकर चलें कि आप का जो पढ़ाना होगा वो सार्थक होगा। रुचि निर्माण, क्रिएट इंटरेस्ट,
आपके द्वारा जो पूछे गए प्रस्तावना प्रश्न है, क्या बालक का इंटरेस्ट उस टॉपिक की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप अपने प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा प्रस्तावना प्रश्न में जो भी आपने एक्टिविटी की है, चाहे वर्बल, नॉन वर्बल, अभिनय, उदाहरण, पोयम, जो भी आपने किया है, उसके द्वारा आप जो है उन क्वेश्चंस के माध्यम से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी संलग्नता, प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें बालक आपका सहयोग किए हैं नहीं, बालक को आपने साथ लेकर यह पता चलता है कि आप स्वयं पढ़ाते चले जा रहे हैं, बालक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस चीज का भी आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना कि पीपल्स इन्वॉल्वमेंट अधिक से अधिक हो। आगे देखते हैं। देखिए, एक सूक्ष्म पाठ योजना है प्रस्तावना प्रश्न की, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, 2-3 बातों को आप क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन का जो आंसर हो 1 वर्ड में ना हो, एक उसका आंसर होना चाहिए, चाहे 1 लाइन में हो या 5, एक हाँ या ना में कभी उत्तर प्रस्तावना कौशल में प्रस्तावना प्रश्नों का नहीं होता है। हाँ ना में आप कोई उत्तर ना दें। कोई भी प्रश्न ऐसा निर्माण ना करें किसी प्रश्न का जिसका उत्तर हाँ या ना में, ठीक। और एक अगर नहीं में तो एक पूरा सेंटेंस हो, एक वाक्य हो, चाहे वो 1 लाइन का हो, उसका उत्तर इस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं एक सूक्ष्म पाठ योजना का यहाँ दिखाया गया है। प्रस्तावना कौशल की हम बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान विषय है और हमारा जो टॉपिक है हम लास्ट में डालेंगे। इसमें बनाया गया है, इसलिए पहले डाल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, टॉपिक हमेशा कब डलता है? लास्ट में, जब हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जो समस्यात्मक प्रश्न है, जब आ जाता है, तब उद्देश्य कथन के साथ हम क्या करते हैं? अपना प्रकरण बोर्ड पर लिखते हैं। समय 5 से 7 मिनट, अमूमन 6 मिनट का समय इसमें रहता है। क्लास ऊपर है ही। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या ब्रेड खाने लायक है? एक बात और ध्यान रखेंगे आप, कभी भी क्लास में ग्रुप में आंसर नहीं लिया जाता है। आप बच्चों से स्पष्ट रूप से कहेंगे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिस भी बच्चे को आता है वो केवल अपना हाथ खड़ा करे, और आप जब बच्चे अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, आप 1 बाय 1 बच्चे का नाम लेकर, अगर आपको नाम याद है तो कोशिश करें कि बच्चे का नाम लेकर ही बालक को संबोधित करें, उसको खड़ा करें और उससे उस क्वेश्चन का आंसर लें, और साथ में उसको पुनर्वलन भी दें, रिइंफोर्समेंट भी दें। जैसे पहला क्वेश्चन, क्या यह ब्रेड खाने लायक है? यहाँ देखिए, ब्रेड का एक फोटो दिखाया गया है, इसको आप देखिए, और ब्रेड पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये ब्रेड है इसको दिखाया गया है। आप ब्रेड लेकर जा सकते हैं, ब्रेड का पीस जिससे फफूंद आई हुई है, ये ब्रेड खराब हो गया है, ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का ये आप देख रहे हैं, इसमें फफूंद है। आप इसको एज अ मॉडल के रूप में एक आप इसको लेकर जा सकते हैं ब्रेड को, और आप ब्रेड दिखाकर जब आप सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा ये यहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार आप मतलब उसको दिखा सकते हैं और बालक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ये ब्रेड खाने लायक है? ब्रेड आपने दिखाई क्लास में, नहीं ये ब्रेड खाने लायक नहीं है, ये बालक की तरफ से आंसर आएगा, ठीक। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन आप इसी से पूछ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक। यहाँ आप क्वेश्चंस को इसके अंदर देखेंगे, यह खाने लायक क्यों नहीं है? बालक ने आंसर दिया ना, ये ब्रेड खाने लायक नहीं है, तो यहाँ आपने पूछा ये ब्रेड खाने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि ये खराब हो गई है। ये बच्चे की तरफ से आंसर आएगा, क्योंकि ये ब्रेड खराब हो गई है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, ये क्यों खराब हो गई है? क्योंकि इसमें कीटाणु पैदा हो गए। ये बच्चे की तरफ से आंसर आ रहा है, ये आपकी गतिविधि है, ये बच्चे जो बालक है शिक्षार्थी उसकी गतिविधि है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कीटाणु हैं, आपको कैसे ज्ञात हुआ? ये क्वेश्चन पूछेंगे ना। अब यहां देखिए क्वेश्चन का आप क्रम देखिएगा, पैटर्न देखिएगा क्वेश्चन का, कि हर एक क्वेश्चन एक के बाद एक दूसरे पर आधारित है और एक निरंतरता क्वेश्चंस में चलती चली जा रही है, क्योंकि इसमें फफूंद और हरा रंग दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? या तो यह प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, या बालक अगर आंसर देता है सूक्ष्म जीव, अगर बालक सूक्ष्म जीव आंसर दे देता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। उसमें इसे सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं? मान लीजिए बालक ने आंसर दे दिया तो आप आगे बढ़ जाइए, और बच्चा आंसर नहीं देता है तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मानकर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देकर अपना टॉपिक देख सकते हैं कि टुडे मतलब आज हम क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर बच्चा आंसर देता है तो एक दो क्वेश्चन आप अपने पास ऐसा रखें
जिससे कि बच्चा जो है आगे उस क्वेश्चन को आगे आप पूछ सकें बच्चे से। इन्हें सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? यह अगला क्वेश्चन है। दूध, दाल, रोटी, दही आदि। क्या सभी पदार्थ एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीव द्वारा खराब होते हैं? नहीं, हाँ या समस्यात्मक भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर बच्चा इसका आंसर दे देता है तो आप सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये जो है समस्यात्मक प्रश्न आपका हो जाएगा। और जब बालक इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप क्या अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, आज हम सूक्ष्म जीव के प्रकार एवं उसकी संरचना का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यह प्रस्तावना कौशल आपका यहां पर समाप्त होता है। और स्टेटमेंट ऑफ एम अपना बोलने के बाद, उद्देश्य कथन बोलने के बाद आपका जो टॉपिक है आप उसको विधिवत रूप से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा आज का वीडियो था, प्रस्तावना कौशल। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रस्तावना प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहेगी। अगर कोई परेशानी आपको है तो आप वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल हम चर्चा करेंगे प्रश्नीकरण कौशल पर। हम एक के बाद एक क्वेश्चनों पर चर्चा करते रहेंगे, जिससे होगा क्या कि हम जो है सारे कौशल जब कर लेंगे, संबंधित कौशलों की संख्या काफ़ी है, हम सब सारे कौशल नहीं करेंगे। जो मुख्य मुख्य कौशल हैं, जिनका यूज, जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है क्लास में, 7-8 कौशल ऐसे हैं जिनका हम यहाँ पर वीडियो में वर्णन करेंगे। और इन वीडियोस को देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो आपके शिक्षण कौशल हैं, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जितने भी शिक्षण कौशल हैं, वो आप बहुत मजबूती के साथ आप किसी के सामने उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने शिक्षण को जो है बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। और अंत में केवल इतनी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।